आज हम अपना वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, सिविल डिसओबीडियंस में हमारा सॉल्ट मार्च हुआ था, जो कि आपको याद होगा बहुत अच्छे से, जिसे हम क्या बोलते हैं, डांडी मार्च। साबरमती से डांडी तक जो मार्च हुआ था उसे बोलते हैं सॉल्ट मार्च या फिर डांडी मार्च। अब इसमें हम एक चीज़ और देखेंगे, जैसा कि आप फोटो स्क्रीन पे देख रहे हो सेकंड वाला, जिसमें आप देख रहे हो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और आप देख रहे हो गांधी जी इसमें बैठे हुए हैं राइट साइड में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है। अब देखो कहानी क्या बनी थी, आप लोगों को अगर याद होगा तो हम लोग एक नेहरू रिपोर्ट आई थी, इससे पहले वीडियो जरूर देखिएगा वरना आपको ये वीडियो स्टार्टिंग समझ में नहीं आएगा। नेहरू रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट में क्या बोला गया था, डोमिनियन स्टेटस की डिमांड करी गई थी, और ये भी बोला गया था कि अगर आप दिसंबर तक अगर आप ये डिमांड नहीं मानते हो तो हम पूर्ण स्वराज की बात करेंगे, कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो ऑन दी मिडनाइट, जब ये डिमांड नहीं मानी गई डोमिनियन स्टेटस की, जो नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस बोला उसकी डिमांड नहीं मानी गई, तो 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने होस्ट किया था इंडियन फ्लैग ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर इन लाहौर। और वो यहाँ क्या बोला गया था कि अब तो भैया हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। तो अब ये पूर्ण स्वराज की बात किस सेशन में हुई थी, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। लाहौर में हुआ था ना, तो लाहौर सेशन, ठीक है। अब देखो एक 31 दिसंबर 1929 की कहानी समझ में आई। उसके बाद कांग्रेस की कमेटी फिर मिलती है 2 जनवरी 1930 को, और ये डिसाइड किया जाता है ऑन दैट इट वॉज डिसाइडेड, ये दैट इज तिहाड़ नहीं है, इट इज दैट है, दैट इट वॉज डिसाइडेड दैट 26 जनवरी 1930 उसको हम क्या मनाएंगे, एज ए पूर्ण स्वराज दिवस, ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड दैट 26 जनवरी 1930 शुड बी ऑब्जर्व्ड एज पूर्ण स्वराज दिवस। इसी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है, इन स्पाइट ऑफ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। क्लियर हुआ आपको? धीरे धीरे सिविल डिसोबीडियंस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने एक लेटर भेजा वायसराय लॉर्ड इरविन को, अपनी 11 डिमांड लिख के भेजी। अब आप देख रहे हो, याद रखना 26 जनवरी सबको याद रहती है, 26 जनवरी 1930 इतना सबको याद रहता है। उसी के 5 दिन बाद गांधी जी ने चिट्ठी भेज दी, किसे, लॉर्ड इरविन को, और क्या बोला कि भैया ये जो 11 डिमांड है ना ये मान लो हमारी, अगर आप 11 डिमांड नहीं मानोगे 11 मार्च तक, इफ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11th ऑफ मार्च, तो कांग्रेस स्टार्ट कर देगी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगर आपने हमारी ये डिमांड नहीं मानी, जो 11 डिमांड हम बोल रहे हैं, तो कांग्रेस यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देगी। ऐसा किसने बोला? ऐसा बोला आपके गांधी जी ने, ठीक है। तो क्या डिमांड मानी गई? इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट। इरविन ने साफ मना कर दिया कि मैं कोई भी डिमांड नहीं मानूंगा आपकी। अब आप क्या कर लोगे ये बता दो। कोई बात नहीं, गांधी जी तो सत्याग्रह में अपने चैंपियन थे। तो ऑन 12th ऑफ मार्च 1930 गांधी जी अलॉन्ग विद 78 वॉलंटियर स्टार्टेड डांडी मार्च फ्रॉम साबरमती टू डांडी। अब उन्होंने क्या करा भैया, ये डांडी मार्च स्टार्ट कर दिया साबरमती से डांडी तक। 375 किलोमीटर पैदल चले 24 दिनों में, और डांडी पहुंचे कब, 6 अप्रैल 1930 में। ही मैन्युफैक्चर्ड द सॉल्ट बाय बॉइलिंग द सी वाटर। अब भैया ये बात समझ में आती है कि नमक से क्या लेना देना है इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। तो बेटा कहानी ये है कि सिविल डिसोबीडियंस का मतलब यही होता है कि हम कोई भी लॉ फॉलो नहीं करेंगे। नॉन कोऑपरेशन में लॉ की बात नहीं होती है, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस में क्या होता है कि हम कोई भी लॉ फॉलो नहीं करेंगे। जब आप कोई भी लॉ फॉलो नहीं करोगे तो ये भी एक लॉ था। लॉ क्या था, आके देखो, अभी दिखा रहा हूं। हाँ, एक सॉल्ट एक्ट था 1882 का। ये सॉल्ट एक्ट 1882 का ये बोलता था कि ब्रिटिशर्स को ही अथॉरिटी है कि वो सॉल्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और सॉल्ट पे टैक्स भी लगा सकते हैं, और किसी ने सॉल्ट एक्ट को वायलेट किया तो वो क्रिमिनल ऑफेंस होगा। तो यहां तो भैया क्या हुआ, सॉल्ट एक्ट को वायलेट किया गया ना। जब सॉल्ट एक्ट 1882 का वायलेट हो गया तो क्रिमिनल ऑफेंस हो गया। आ रही बात समझे? तो यही था, इसीलिए गांधी जी ने क्या किया था, ही मैन्युफैक्चर्ड द सॉल्ट बाय बॉइलिंग द
सी वाटर। तो उन्होंने क्या करा कि भैया सॉल्ट मैन्युफैक्चर करा, जिससे कि ये हम सिविल डिसोबीडियंस को तोड़ेंगे कि अब भैया सिविल डिसोबीडियंस नहीं, मतलब कि हम कोई भी उनका रूल या लॉ नहीं फॉलो करेंगे। ठीक है। अब कभी कभी ये भी आता है क्वेश्चन कि भैया ऐसी 11 डिमांड्स क्या रख दी गई थी? जो 11 पॉइंट डिमांड क्या क्या थी? वो ये था कि भैया लिकर का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, लिकर को प्राइवेट करो, जो एक्सचेंज रेशो है बिटवीन स्टेर्लिंग एंड रुपीज़ वो कम करो, लैंड रेवेन्यू का रेट कम करो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे कम करो, कस्टम ड्यूटी कम करो फॉरेन क्लोथ पे, एक्सेप्ट द पोस्टल रिजर्वेशन बिल, abolish the CID department, release all political prisoners and issue license of firearms to citizens for self protection। आई बात समझ? तो ये गांधी जी की 11 पॉइंट डिमांड थी। तो ये किससे सामने रखी गई थी? इरविन के सामने। तो इरविन ने क्या बोला कि भैया मैं तो कुछ नहीं मानूंगा आपकी डिमांड है। जब आप डिमांड नहीं मानोगे तो गांधी जी ने डांडी मार्च स्टार्ट कर दिया और गांधी जी पहुंच गए डांडी, उन्होंने सॉल्ट बनाया। सॉल्ट क्यों बनाया? क्योंकि एक नियम होता है कि सॉल्ट सिर्फ कौन बना सकता है? ब्रिटिशर्स बना सकते हैं सॉल्ट एक्ट के हिसाब से, और इन्होंने वही रूल तोड़ दिया। अब क्या हुआ इसके बाद? कंट्री साइड में क्या क्या चीजें हुई ड्यूरिंग सीडीएम? सीडीएम स्टार्ट हो गया, आप देख रहे हो सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट हो चुका है। खान अब्दुल गफ्फार खान का हम सबने नाम सुना होगा, ये नॉर्थ वेस्ट साइड के थे, इन्हें हम फ्रंटियर गांधी भी बोलते थे। इन्होंने एक ग्रुप बनाया नॉन वायलेंट रिवॉल्यूशनरी लीडर्स, जो कि बिल्कुल लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जिनका नाम था खुदाई खिदमतगर्स। ठीक है, ऐसा एक ग्रुप बना दिया। ये ग्रुप बेसिकली क्या करता था? पिकेटिंग करता था। पिकेटिंग मतलब क्या होता है कि जैसे आप मान लिया आपको, आप खुदाई खिदमतगार के ग्रुप के लीडर हो या आप मेंबर हो, तो आप वो क्या करेंगे? किसी दुकान के बाहर खड़ा कर देंगे, कोई भी बंदा उसके अंदर गया, सपोज दैट कोई भी सामान खरीदने के लिए, और जब वो बाहर आए तो उसे बस इतना समझाना है कि देखो भाई ये ब्रिटिशर्स का सामान है, हमें सिर्फ इंडियन चीज़ें खरीदनी चाहिए, ब्रिटिशर्स की कोई भी चीज़ नहीं खरीदे, जस्ट एक अवेयरनेस। ऐसा कहाँ हुआ था? किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। बिहार में भी क्या हुआ? एंटी चौकीदार टैक्स कैंपेन स्टार्ट हो गया। वहां पे चौकीदारी टैक्स नहीं देते थे। चौकीदारी टैक्स बेसिकली क्या होता है? इस टैक्स में क्या होता है कि बेसिकली जो वहाँ के लोग थे ना, थाने वाने तो थे नहीं ज़्यादा, एक दो पुलिस वाले, 3-4 पुलिस वाले होते थे, तो ये जो बेसिकली वहाँ के पीजेंट्स थे या छोटे लोग थे, वो क्या करते थे? जमींदारों को पैसे देते थे जस्ट फॉर देयर प्रोटेक्शन। इसी को क्या बोलते हैं? चौकीदारी टैक्स। तो वो चौकीदारी टैक्स भी क्या हो गया? बंद हो गया। तो आप समझ रहे हो खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहाँ पे किया था? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पे। और बिहार में क्या चला था? एंटी चौकीदारी टैक्स। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट ये हो गया सीडीएम में। उसके बाद अब तीसरी जगह, कई फॉरेस्ट पे, आप जानते हो कि फॉरेस्ट पे लोग बहुत ज़्यादा निर्भर होते थे उस समय। सेंट्रल इंडिया में फॉरेस्ट हमारे सबसे ज़्यादा हैं, तो इन मैनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपुल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज गोइंग इनटू रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेस कैटल। अब उन्होंने देखा भैया ये सब हो रहा है, तो हम भी जाएंगे रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर, हम क्यों रुके? तो वो भी रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर चले गए। जैसा आप लोगों ने एनसीएम में देखा था ना कि अवध में क्या हुआ था, आसाम में क्या हुआ था, या आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था, ऐसे ही सिविल डिसोबीडियंस का इफेक्ट भारत में जगह जगह ऐसे पड़ रहा था। यूपी में एक कैंपेन चला, नो रेंट नो रेवेन्यू। इसमें क्या था कि भैया कोई भी रेंट हम नहीं देंगे। आगरा और रायबरेली में ये कैंपेन बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहा। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट कर लिया गया 1930 में। ये अरेस्ट होगा 1930 में, गांधी जी भी अरेस्ट हो गए 1930 में। भैया दोनों लोग अरेस्ट हो चुके हैं। याद रखना है, खान अब्दुल गफ्फार खान अरेस्ट हुए अप्रैल 1930 में, गांधी जी अरेस्ट हो गए मई 1930 में। ठीक, अब भैया दौर चला कुछ बढ़िया चीज़ों का, दैट इज़ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसों का दौर चले। समझते हो आप? तो लॉर्ड इरविन ने ये बोला कि भैया ऐसा करो, माहौल बहुत ख़राब हो रहा है। उन्होंने बोला कि यार जुलाई 1930 में बोला कि ऐसा करो भाई, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर ली जाए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि सभी पर्सन्स के वहाँ पे इक्वल राइट है बोलने के, दैट इज़ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो लॉर्ड इरविन ने सजेस्ट किया यहाँ पे, कब सजेस्ट किया? जुलाई 1930 में सजेस्ट किया कि भैया ऐसा करो, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई? नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच में। ये आईएनसी ने अटेंड नहीं करी, मतलब एक तरीके से जो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी उसने अटेंड नहीं करी।
क्यों नहीं अटेंड करी? अगर आप पीछे चलोगे तो मई 1930 में गांधी जी तो जेल में थे और उनके बेसिस पे अब नवंबर 1930 में आपकी कॉन्फ्रेंस होनी है, तो कोई था ही नहीं आईएनसी से अच्छा रिप्रेजेंटेटिव। इस वजह से फर्स्ट आरटीसी आपकी जो है आईएनसी ने अटेंड नहीं करी। हाँ, यहाँ पे बी आर अम्बेडकर ने डिमांड करी थी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस क्लास, और तेज बहादुर सप्रू ने आइडिया दिया था ऑल इंडिया फेडरेशन का। ये दो चीज़ें आई थी, ठीक। अब देखो, ये सो गांधी जी वॉज रिलीज इन जनवरी 1931। अब ब्रिटिशर्स को क्या लगा कि अगर गांधी जी नहीं होंगे ना तो भैया कैसे आरटीसी होगी, कैसे किसी चीज़ पर समाधान होगा, कैसे कोई चीज़ सही से पता चलेगी। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है भैया, सो गांधी जी वॉज रिलीज इन जनवरी 1931 बिकॉज ब्रिटिश रियलाइज दैट नो कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट वॉज पॉसिबल विदाउट गांधी जी इंटरफेरेंस। तो भैया आप जब गांधी जी नहीं होंगे तो कैसे काम करें, आप बताओ। समझ रहे हो आप इस चीज़ को? पहली आरटीसी तो इसी वजह से कैंसिल हो गई। अब देखो क्या हुआ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई? सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 के बीच में। अब यहां पे जो डिमांड थी गांधी जी की वॉज नॉट एक्सेप्टेड इन दी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इससे पहले हमें एक चीज़ देखनी थी कि जब यहाँ पे आप देखा, आप गांधी जी रिलीज हो गए थे ना जनवरी 1931 में, तो उसके बाद एक गांधी इरविन पैक्ट हुआ था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसकी डेट। गांधी इरविन पैक्ट हुआ, देखो गांधी जी आज़ाद हुए और तुरंत इरविन के साथ एक समझौता किया उन्होंने। आईएनसी पार्टिसिपेट करेगी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, आईएनसी पार्टिसिपेट करेगी सेकेंड आरटीसी में जो सितंबर से दिसंबर के बीच में होगी, और गवर्नमेंट सारे ऑर्डिनेंस को विड्रॉ करती है, सारे प्रिजनर्स को रिलीज करती है, और जो आईएनसी पे बैन लगा है वो भी हटेगा, और सॉल्ट जो वहाँ के कॉमन लोग हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं, और जिन लोगों ने अपनी जॉब छोड़ी थी सीडीएम के टाइम पे उनके साथ एक अच्छा व्यवहार किया जाएगा। ये सारी चीज़ें इस गांधी इरविन पैक्ट में गांधी और इरविन के बीच में ये बातें हुई, ठीक है। तो आईएनसी ने पार्टिसिपेट किया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ड्यूरिंग सितंबर दिसंबर 1931। ये इरविन ने बोला था कि भाई साहब आप सेकेंड आरटीसी में तो आइए, फर्स्ट में तो आप नहीं आए, आप जेल में थे, आपको बंद कर रखा था, अब तो छोड़ दिया, अब तो आ जाओ, ठीक है। लेकिन इरविन ने यह भी बोला था कि भैया सीडीएम खत्म करो। तो गांधी जी बोले जब आरटीसी में आएंगे तब बात करेंगे। अब देखो, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई सितंबर से दिसंबर 1931 के बीच में। गांधी जी की कोई भी डिमांड यहाँ नहीं मानी गई। बोले भाई साहब अभी कोई भी डिमांड यहाँ नहीं मानी जाएगी। अब यहाँ एक बात निकल के आई बहुत बड़ी, दैट इज कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड बेसिकली रैम से मैकडोनल्ड अवार्ड था। बेसिकली पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल की सबके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। द थर्ड आरटीसी वॉज कंडक्टेड बिटवीन नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 के बीच में। 46 डेलीगेट्स ने इस थर्ड आरटीसी में पार्टिसिपेट किया और आईएनसी ने इसमें भी पार्टिसिपेट नहीं किया। तो अगर क्वेश्चन आता है गांधी जी ने कौन सी आरटीसी में पार्टिसिपेट किया है, दैट इज सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ओनली। और किस लीडर ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी है, दैट इज बी आर अम्बेडकर। तो आप देख रहे हो किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट जो पूरे भारत में फैला, कैसे सॉल्ट सत्याग्रह हुआ, कौन कौन सी 11 पॉइंट की डिमांड थी गांधी जी की। उसके बाद हमने यहाँ पे ये देखा गांधी इरविन पैक्ट क्या था। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तीनों देख ली हमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और तीनों का टेन्योर हमें पता होना चाहिए। एक बात अगर आप अच्छे से याद रख लो तो ये भी अच्छा है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का टाइम पीरियड ना पूरा ये है 1930 से 1932 के बीच में, और 1930 में अगर आप याद करो तो बिल्कुल लास्ट में स्टार्ट हुई है। देखो आप यहाँ पे देखो नवंबर 1930 में स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप याद कर लोगे ना तो अच्छे से याद हो जाएगा। फर्स्ट आरटीसी में देखो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड उठी और ऑल इंडिया फेडरेशन की डिमांड उठी थी। ये सारे इंपॉर्टेंट है। और गांधी जी को रिलीज किया गया था, क्यों? क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव आईएनसी से नहीं आ रहे थे, तभी हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। जब गांधी इरविन का समझौता हो गया तब गांधी जी कहाँ गए, सेकेंड आरटीसी में, पर वहाँ कोई डिमांड गांधी जी की नहीं मानी गई। वहाँ पे एक नई चीज़ निकल के आई, दैट इज कम्युनल अवार्ड, या फिर हम कह सकते हैं डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। थर्ड आरटीसी में सिर्फ 46 लोग थे। थर्ड आरटीसी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो हमें ऐसा पढ़ना है, बस हाँ आईएनसी और लेबर पार्टी ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। आई होप
वीडियो आपको पसंद आई होगी, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।